लेकिन जब वही टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ाया क्लास में, तो मेरा दिमाग कुछ अलग एंगल से काम कर रहा था। फिर सर तैयारी करने में लगभग मुझे लगा था 11-12 महीने, मान लीजिए आप, लगभग 1 साल लग गया था। सर जब भी तैयारी करने कोई आता है तो खुद को जब तक एनालाइज नहीं करेगा ना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तब तक वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमारे बीच में है किशन गुप्ता, जो वर्तमान में चेन्नई में सेंट्रल एक्साइज के पोस्ट पर तैनात है, जिन्होंने 2019 में अपना फाइनल सिलेक्शन लिया। तो किशन से बात करेंगे कि जीवन में जब तक बच्चे की जॉब नहीं लगती क्या क्या अप डाउन्स आते हैं, और जॉब लगने के बाद चीजें क्या बदलती है, तैयारी के दौरान बच्चे को क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, वो सारी बातें जाने किशन से आज। तो किशन, आपका स्वागत है। सर नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किशन से कि किशन, जैसे आपने 2019 में एग्जाम दिया, तो तैयारी करने में आपको लगभग कितना समय लगा होगा? सर तैयारी करने में लगभग मुझे लगा था 11-12 महीने, मान लीजिए आप, लगभग 1 साल लग गया था। पूरा 1 साल का समय तैयारी करने में लगा। 1 साल लग गया था। तो आपने उस 1 साल को किस तरीके से डिवाइड किया? मतलब 1 साल में आपने सिलेबस को कैसे कवर किया? जैसे 4 सब्जेक्ट है। हाँ, तो सर मेरा क्या मानना था तैयारी के टाइम पे ना, क्योंकि मुझे दोबारा नहीं पढ़ना था, इसीलिए मेरा मानना क्या था कि जो चीज़ मैं पढ़ाई करता था क्लास में, जो पढ़ाया जाता था, उसका रिवीजन मस्ट है, उसको रिवीजन जरूर करता था। क्योंकि अगर मैं रिवीजन नहीं करूंगा तो 4 दिन बाद वो चीज़ें भूल जाती थी मुझे। तो शुरू में ऐसा लगा, क्योंकि सर जब भी तैयारी करने कोई आता है तो खुद को जब तक एनालाइज नहीं करेगा ना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तब तक वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो शुरू के 4-5-10 दिन मैंने देखा कि भाई जो पिछले पढ़ाया जा रहा है मैं आगे भूलता जा रहा हूँ, आगे वाला आ रहा है, पीछे वाला आ ही नहीं रहा। तो फिर मैंने थोड़ा सा चेंज लिया अपने स्ट्रेटेजी में, और मैं जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करता था डेली। तो मेरा क्या होता था कि सिलेबस कंप्लीट भी हो रहा था धीरे धीरे, और रिवीजन भी हो रहा था। और दूसरी चीज मैंने सबसे अच्छा काम ये किया कि जैसे ही मेरा 1 महीना बीता ना तैयारी का, सर मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मॉक टेस्ट से जो फायदा होने लगा, शुरू में 50 नंबर 55 नंबर ऐसे ही आते थे। 200 में से 50 नंबर, 200 में से 50 नंबर 55 नंबर आते थे। लेकिन मेरा क्या काम था कि जो 150 नंबर नहीं आ रहे हैं मेरे, मैं उनको अच्छे से तैयार कर लेता था। 2.5 घंटे 2 घंटे एनालाइज करके उसको अच्छे से तैयार करता था। तो उससे मुझे बहुत फायदा मिलता था। फायदा जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे कि मुझे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है उसको। तो अगर मैंने 25 दिन में 20 मॉक भी दिए हैं, तो मुझे लगभग 20 क्वेश्चन मिल गए टाइम एंड डिस्टेंस के। तो मैंने उन 20 क्वेश्चन को कैसे भी रट्टा मार के या सोल्यूशन देख के सीख लिया कि हाँ भाई ये टाइम एंड डिस्टेंस का ये सवाल है तो ऐसे लगेगा। लेकिन जब वही टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ाया क्लास में, तो मेरा दिमाग कुछ अलग एंगल से काम कर रहा था। फिर मैं उस चीज को कोरिलेट कर पा रहा था कि जो आप कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, जो कंसेप्ट उस सोल्यूशन में लगाया गया था, तो वो क्लैरिटी जो मुझे मिली ना वहां से, वो बड़ा बेहतरीन था, बहुत मजा आया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ भाई मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बस यही था सर। तो मॉक टेस्ट तो वैसे वास्तव में ये है कि आप, ये वो बात है कि एक बच्चा तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, पहलवानी की तैयारी कर रहा है और कुश्ती लड़ नहीं रहा, तो होगा ही नहीं फिर। तो वही चीज है कि बच्चे के जीवन में सबसे अधिक अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो केवल और केवल मॉक है। लेकिन मॉक का, जैसे आपने बताया कि आपने 1-1.5 महीना पढ़ा तभी मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे मान के चलो हो सकता है आपकी बेसिक अच्छे रहे हो जी, तो आप किताबों में बेसिक कॉन्सेप्ट को देख के भी समझ लेते हो। एक नया बच्चा जिसके बेसिक भी बहुत अच्छे नहीं है और जो बच्चा बिगिनर है, तो उसको मॉक कब लगाने चाहिए इसे? मॉक कम से कम 30-40%, 50% के आसपास जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपका 6ठा महीना खत्म होने वाला हो तैयारी के टाइम का, आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, प्रॉपर आप हर चीज पे ध्यान दे रहे हो, आप टेबल याद कर रहे हो, स्क्वायर याद कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कैलकुलेशन अच्छा कर रहे हो, उसके बाद आप 6 महीने के अंत में जब आप पहुंच रहे हो सिलेबस के, तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। फिर लगातार 6 महीने तक मॉक टेस्ट लगाइए। बिल्कुल। अब बातें बच्चों आपकी समझ में ये बात तो आई गई होगी कि मॉक का महत्व है, और मॉक के वजह से 2 चीजें आपकी क्लियर होगी। मान के चलो आपका 40% कोर्स पूरा हो गया, तो आप कहीं ना कहीं उन 40% को अपनी ग्रिप में लेके आओगे। बार बार आप मॉक लगाओगे, चीजें रिवाइज होगी, रिपीट होगी, तो ये भूलोगे नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वर्तमान का जो समय है, बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है कैलकुलेशन को लेकर। कैलकुलेशन एट प्रेजेंट जो टीसीएस का पैटर्न है, हालांकि अब ये तो चेंज हो गया सर। क्वेश्चन थोड़ी चेंज कर पाएंगे, क्वेश्चन अब परसेंटेज है तो परसेंटेज रहना ही है, अब लाभ हानि है तो वो तो सेम रहेगा। लेकिन मुख्य बात ये है कि कैलकुलेशन तो आपको इंप्रूव करनी पड़ी। कैलकुलेशन के लिए कम से कम, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ किशन, कि कम से कम बच्चों को 50 तक तो स्क्वायर याद कर लेने से। बिल्कुल, 50 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब, टेबल्स कम से कम, ज्यादा नहीं 30 तक तो टेबल्स याद कर ले। और ये चीजें वो है कि रैंडम कैलकुलेशन, जैसे कि आजकल तो बहुत सारी छोटी छोटी एप्लीकेशन आ गए, मैथ वर्कआउट करके मैथ वर्कआउट बहुत सारी है, क्विक मैथ्स के नाम से, पता नहीं न जाने कितनी है, बहुत सारी है। तो बच्चे उसमें क्या करते हैं कि जब भी फ्री हो आप कैलकुलेशन को अप्लाई करना स्टार्ट करो। और कैलकुलेशन एक ऐसा फंडा है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आगे चल के औरों से अलग बनाने में।
बिल्कुल सर, क्योंकि वही तो आपका टाइम बचाएगा। और कैलकुलेशन आपका मैथ ही नहीं है, साथ साथ रीजनिंग भी दोनों इंप्रूव करता है। और रीजनिंग और मैथ सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो किशन, जैसे कि आप एक्साइज की पोस्ट पे फिलहाल हो, तो आपका सिलेक्शन कहाँ कहाँ हुआ एक बार, ये केवल बच्चों इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज को लेके मतलब मोटिवेटेड रहिए कि जब आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो जाती है ना, आप पीक पर पहुंच जाते हो, आप कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी फॉर्म भरोगे, आपका हमेशा सिलेक्शन होगा। एक बार बस पीक लेवल तक पहुंचने में देरी होती है। तो आपने कौन कौन से फॉर्म भरे, कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ? सर सबसे पहला सिलेक्शन जो मैंने एग्जाम दिया था वो था एफकेट में। एफकेट। अनफॉर्चुनेटली मेरा एसएसबी क्लियर नहीं हुआ। मेरा उतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि ये डिफेंस में जाना है, तो उतना ज्यादा सीरियस भी नहीं था उसके लिए। सेकंड एग्जाम मेरा क्लियर हुआ सीडीएस। जैसे एफकेट का एग्जाम पास हुआ, और वो मेरे ख्याल से तभी हो गया वो जब आप तैयारी की फेज में। मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने घर पे था, स्टेशन पे खड़ा था, सुबह एफकेट का रिजल्ट आया और मैं बनारस जा रहा था। ऐसे मैंने चेक किया फोन में और लिखा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं करूं क्या उस टाइम पे। जीवन की पहली खुशी थी वो। मतलब मैं अभी भी बयान नहीं कर पा रहा हूँ उसको, जो उस समय की खुशी थी। फिर मैंने तुरंत पापा को फोन किया, बोला पापा यार रिजल्ट आया है और मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं वो लोग। तो फिर घर में भी सबकी खुशी हो गई। फिर मतलब जो भी है, मुझसे एक पॉजिटिव ओरा बना, घर वालों को भी ये लगा कि बच्चा कर रहा है। मतलब हम अगर अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो बच्चा भी मेहनत कर रहा है, तो माँ बाप को भी थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर फिर मेरा सीडीएस क्लियर हुआ। सीडीएस में भी अनफॉर्चुनेटली मैं एसएसबी क्लियर नहीं हो पाया। एसएसबी उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था मैं। फिर सीएचएसएल क्लियर हुआ। एमटीएस और जीडी का एग्जाम मैंने दिया नहीं कभी सर, क्योंकि मेरा शुरू से एम था कि मुझे सीजीएल ही करना है। और सीजीएल के उसके बाद एफकेट, सीडीएस, सीएचएसएल, फिर सीपीयू 2018 बैच में मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया रैंक 360 आई थी उसमें मेरी। उसके बाद फिर मेरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक आईबी का एग्जाम होता है, वो क्लियर हुआ। और उसके बाद ये सीजीएल 2019 बैच। तो आपने जो सीजीएल का बैच मतलब फाइनली ज्वाइन किया अपना, और उसके बाद फिर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा? मैं सीजीएल 19 एग्जाम देने के बाद ही फॉर्म नहीं भरा कोई। चलो ये सबसे अच्छी बात है कि अपना आपको जो आपका एम था, भाई का एम था कि मुझे सीजीएल में एक जॉब प्राप्त करनी है, तो जॉब मिल गई, तो इसने कभी चाहा नहीं कि मैं कोई वैकेंसी खराब करूं? सर नहीं, मैं तो वैसे बहुत लोगों को बोलता भी हूँ कि आखिर क्यों वैकेंसी खराब करनी की, जब मिल गई तो मिल गई, दूसरों को भी चांस दो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, आपको पता लगा कि जब बच्चे की तैयारी शुरू होती है तो बच्चा पहला एग्जाम, भले वो फाइनल लिस्ट तक ना पहुंचे, लेकिन पहला एग्जाम पास होने की जो खुशी होती है वो कितनी गहरी होती है कि आज भी किशन उस खुशी को बयां कर पाना शब्दों में मुश्किल लग रहा था इसको। तो कहने की बात यह है कि बच्चों अपनी तैयारी शुरू करो, और देखो जब जब आप लोगों की तैयारी बढ़ती जाएगी आपका रिजल्ट अपने आप आता जाएगा। अच्छा, इसी बीच में मैं एक बात और बताऊंगा। देखो, जैसे भाई ने घर पे फोन किया, घर पे फोन करने के बाद में पिताजी ने शाबाशी दी। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो मान शाबाशी देते थे, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है, कई बार बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं होता वो डांट देते हैं कि यार फले के बच्चे का हो गया, तेरा क्यों नहीं हो रहा। देखिए, मैं इसी बीच में एक चीज और उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा और सबको कहना चाहूंगा, भाई नेगेटिविटी के लिए तो बहुत सारे लोग बाहर के ही है। कम से कम पेरेंट्स से इतना अनुरोध है कि बच्चा अगर मान लो फेल भी हो जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कहना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार तो फेल हुआ, अगली बार तो पास जरूर होगा और मैं तेरे साथ हूं और मेहनत कर। ये है बात बहुत छोटी सी, बहुत हिम्मत देती है, उस बच्चे को बड़ा मोटिवेटेड करती है। वो बच्चा फील करता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स चाहता है उसके बच्चे की जॉब लगे, लेकिन उसके हाथ में नहीं है, वो केवल उसकी मेहनत से हो सकता है। और मेहनत के लिए जब पिताजी ऐसे शब्द बोलते हैं ना, तो बच्चा ये मन करता है कि और मेहनत से पढ़े। तो कहीं ना कहीं जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखें, तो मैं ये चाहूंगा कि बच्चों को आप अगर वो कहीं फेल होता है तो उसको पॉजिटिव बनाइए, उसको बोलिए कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार होगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले अटेम्प्ट में, मान लो किशन की बात कर रहे हैं हम, सीरियस में इंटरव्यू आउट हो गया, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, लेकिन अंत में चल के इन्होंने देखा कि एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं। अगर उसी दौरान ये टूट जाते और तैयारी छोड़ देते तो शायद यहाँ तक का सफर बिल्कुल संभव ना होता। और लोग टूटते हैं, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ मुखर्जी नगर में, वजीराबाद में रह रहे हैं, मैं भी तो था सर ना उस टाइम पे। मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जैसे कि मेरा खुद का भी चैनल है सर, उस पर बच्चे इतना कमेंट करते हैं, सर मैं डर रहा हूँ, पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैं बस उनको यही कहता हूँ, भाई ये टाइम है, ये फेज है, ये फेज निकल जाएगा, बस तुम अपना काम करते रहो। 6 महीने 8 महीने लगातार पढ़ाई करोगे, तुम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे ना कि तुमको उसके बाद लगेगा कि हाँ सब आसान है। फिर तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा और पुश करना है और तुम सिलेक्शन ले लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो ये कि एक कई बार जो बच्चे एथलीट है या आप फिजिकल करते हो, जब हम रनिंग करते हैं ना, तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है कि मन करता है बैठ जाए। बिल्कुल, इसका भी एक्सपीरियंस है सर मेरे पास। और अगर बच्चा उस समय बैठ गया तो खत्म। और जो बच्चा उस फेज को निकल गया ना कि नहीं तुझे दौड़ लगानी है, वो पास कर जाए। सर यही एग्जांपल मैं बैठा हूँ आपके सामने बता रहा हूँ मैं। मेरा सीपीओ का जो फिजिकल था,
तो मैं 10 दिन पहले घर गया हुआ था। गांव पे आप जानते हैं, गांव वाले लड़के की आर्मी वाले दौड़ की तैयारी करते हैं लड़के गांव के, तो मेरे पिताजी ने उनके साथ मुझे लगा दिया। अब वो 4.5 मिनट में मार देते थे 1600 मीटर और मैं भाग ही नहीं पाता था। मैं 800 मीटर 900 मीटर जाते जाते ऐसा लगता था कि फेफड़े बाहर आ जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, फिर भी मैंने 15 दिन तैयारी की, बढ़िया मतलब कोशिश की। मैक्सिमम मेरा 7.5 मिनट में आया 1600 मीटर। जब मैं यहाँ पे घिटोरनी में एसएसबी का वो है बेस, वहां पे मेरा फिजिकल था, मैं गया और मैं ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया और ऐसा लगा कि छोड़ यार, सीजीएल तो है ही ना, सीपीओ क्या करना, छोड़ देख लेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं दौड़ पाऊंगा मैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार नहीं, मतलब कर सकता है, थोड़ा सा और पुश कर दे कि सर निकल जाएगा। और पुश किया सर, 6 मिनट 2 सेकंड में मारा मैंने उस दिन। बताओ। 1600 कहीं ना मीटर। कहीं मोटिवेटरी चीजें जो आपके अंदर से आती है ना, वही तो उस समय अगर ये बैठ जाता तो शायद नहीं हो पाता। ऑल इंडिया 360 रैंक थोड़ी आती सर फिर मेरा सीपीयू में। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और ये सब बच्चों को करना चाहिए। अगर कहीं आप फेल होते हो तो उसे सीखो कि क्यों फेल हुए और कहाँ कारण रहा, क्या रीजन है, और उसको अच्छा करने का प्रयास करिए। तो जैसे कि मैथ्स आपने मेरे से पढ़ा, तो बहुत सारे बच्चे, मैं तो मैथ्स के बारे में बात करूंगा, बाकी अगर आपको कुछ और भी पूछना है किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में, तो जब ये वीडियो हम पोस्ट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, भाई आपको गाइड कर देंगे। तो मैथ्स के बारे में बच्चों को थोड़ा गाइड करिए कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों को। सर मैथ्स के बारे में तो देखिए आप लोग पढ़ा तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैथ में सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सिर्फ आपके पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा। रिवीजन नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट कैसे याद क्योंकि रहेगा? फिर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और दोबारा पढ़ने का मतलब दोबारा टाइम दे रहे हैं आप। दोबारा टाइम देने का मतलब कि आप लेट होते जा रहे हैं पीछे। तो भैया जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो, कैलकुलेशन को एकदम प्रायोरिटी पे रखो, कंसेप्ट रिवीजन को एकदम टाइम इंटरवल पे करते रहो। हर चौथे 5वें दिन अपने जो परसेंटेज पढ़े हो तो 2-4 क्वेश्चन बस नजर से देख लो कि हाँ ये क्वेश्चन किया हुआ है कैसे। अलजेब्रा है तो अलजेब्रा के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। इनको ना रेगुलर टाइम इंटरवल पे करते रहो ताकि तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहे, हमेशा कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट clear दिमाग में रहे। और बस प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे भाई। अगर 300 सवाल है एक सीट में, आपके सवाल में एक सीट में 300 सवाल है, तो 300 सवाल को पहली बार लगाओ, दूसरी बार लगाओ, फिर से 300 सवाल में से 250 सवाल लगाने पड़ेंगे सिर्फ। बिल्कुल, वो सब रट जाएंगे। तीसरी बार में तुमको सिर्फ 200 सवाल लगाने पड़ेंगे, और चौथी बार में तुम्हें एक भी सवाल नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हें सारा सवाल आता रहेगा। ये 3-4 बार तुमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देखो भागोगे तो नहीं होगा, क्योंकि चीजें होती हैं बोरिंग। ऐसा लगता है कि क्या बार बार यही परसेंटेज कर रहे हैं, लेकिन भाई वही है, वही सिलेक्शन दिलाएगा। और मैं तो यही जानता हूं कि सर अगर मंजिल पे पहुंचने में रास्ते में कठिनाई नहीं मिल रही है तो मंजिल का सही रास्ता नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। अगर कंफर्ट जोन में हो, तुमको बढ़िया मजा आ रहा, मुखर्जी नगर में एसी में बैठ के 1 नंबर क्लास कर लिए, घर जाके इधर मोमोज खा लिए, ये कर लिए वो कर लिए, घूम लिए, रात में सो गए, तो सिलेक्शन नहीं होगा। कष्ट तो बेटा फील करना पड़ेगा। अगर कष्ट हो रहा है तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, नहीं हो रहा है तो भाई कुछ गड़बड़ है, एनालाइज करो खुद को। चलो, बहुत सही बात किशन ने बताई कि आप अगर पढ़ लो कितना भी सारे बस, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हो, मोक नहीं लगा रहे हो, तो किसी काम का नहीं है, पढ़ाई आपकी बेकार है। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और अपने आप में किशन ने प्रूव किया, एक नहीं कई कई नौकरियां ली। सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं सीखो, और इसी तरीके से पॉजिटिव चीजों को और पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। ये आपके पास जो मौका है बार बार नहीं मिलता। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। कुछ कहना चाहोगे बच्चों को? तो बस यही कहना चाहूंगा कि जिस काम के लिए आए हो, जहां से भी तुम तैयारी कर रहे हो, अगर तुमने सोच लिया कि मुझे करना है, तो जब भी तुम्हें डीमोटिवेटेड फील हो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ एक चीज सोचा करो कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। तुम्हारा सारा मोटिवेशन वहीं पे आ जाएगा कि हाँ भाई, आज से तुम 2 साल बाद खुद को कहाँ देख रहे हो। इस भीड़ में देख रहे हो जो कि बदलती रहती है, आज 1000 बच्चे दूसरे पढ़ रहे हैं, कल 1000 बच्चे दूसरे पढ़ेंगे, या फिर तुम यहाँ पे देखना चाहते हो खुद को आज से 2 साल बाद। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं भीड़ से अलग होने की बात कर रहा हूँ, तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। बिल्कुल, सिलेक्शन तो बच्चों देखो उसका होगा जो त्याग, समर्पण सिंपल और हार्ड वर्क करेगा। सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिए। और मेन चीज मैं देखता हूं आजकल ऑनलाइन का जमाना है किशन, तो बहुत सारे बच्चे रील्स के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं और उनको कॉन्सेप्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे। मैं भी देखता हूं बच्चे, जैसे मैं पढ़ाता हूं कई बार यूट्यूब पे, तो बच्चे बोलते हैं सर इसका छोटा तरीका बताओ, ट्रिक बताओ सर, ट्रिक बताओ। तो मैं कई बार इतना दुखी और व्याकुल हो जाता हूं, मैं क्या बताऊं। एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। आपने डिस्काउंट पढ़ाया था, ठीक है, डिस्काउंट पढ़ाया गया मुझे, और मैं बहुत जोश में गया था, यहाँ से यही बत्रा से निकल के वजीराबाद, रास्ते भर यही सोचते हुए गया था कि 70 सवाल है डिस्काउंट में, और आज तो कुछ भी हो जाए सॉल्व करके ही सोऊंगा। रात में गया भाई, 8 बजे पढ़ने बैठा, रात के 2 बज गए, 6 घंटे निकल गए सॉल्व करते करते डिस्काउंट के 70 सवाल सॉल्व करने में। और हालत मेरी ऐसी हो गई थी सर
कि 3 दिन तक मेरे दिमाग में नंबर्स घूम रहे थे। हम्म, इतना ज्यादा मैंने उसमें दिमाग लगा दिया था अपना। हम्म। उसके बाद आज ऐसा समय आया है कि आज मुझे तैयारी छोड़े हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन अगर आज भी डिस्काउंट का सवाल आएगा तो मैक्सिमम 40 सेकंड में लगा दूंगा मैं। क्या है कहने का मतलब ये है कि जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम खुद के कॉन्सेप्ट खुद ही डेवलप कर लोगे, वो ट्रिक बन जाएगी वो अपना, अपने आप तुम ट्रिक बना लोगे। वो तुम- दिमाग में शोर हो जाएगा बस। सर ने तुमको एक बेस मॉडल दे दिया है कि हाँ भाई ऐसे होगा, लेकिन तो अगर उसी बेस मॉडल को तुम 10 बार लगा दोगे ना, तुम अपना एक नया मॉडल निकाल के ले आओगे। तुम्हारे खुद के लिए वो तुम अपने आप ही 2-3 स्टेप आगे जाने लगोगे। वही ट्रिक है, कॉन्सेप्ट को छोटा करके कंसाइज कर देना इस ट्रिक, सिंपल सी बात। बिल्कुल वही ट्रिक है। और मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे से शाम के समय मैं 6-7 क्लास लेता हूँ, यूट्यूब पे अभी स्टार्ट किया, और उसमें मैं ये मान के चलिए कांस्टेबल से लगा के सीजल तक का मैं पढ़ाता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे बच्चे जो इंटीरियर से बिलोंग करते हैं बेचारे, वो परेशान होते हैं कि सर ट्रिक बताओ। मतलब मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ बेटा कि 100 ट्रिक तब काम आती है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप 100 ट्रिक खुद बना लेते हो। अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं, अकेले एक एक चैप्टर में 200 ट्रिक बन जाएगी। हाँ, और तो याद कहाँ थोड़ी तक करोगे? रहेगा। याद नहीं रहेगा। याद ही नहीं रहेगा। अगर पेपर पास करना है तो पेपर के ओरिएंटेड पढ़ना होगा आपको, और रिजल्ट लेके आना होगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करो जो पेपर में आ नहीं रहे, मैं देखता हूँ ऐसी ऐसी रील्स बन रही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो आते ही नहीं पेपर में कभी। भाई मैं तो गुरुदेव यही कहता हूं कि जिस मास्टर से भी आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई आपको अपने भरोसे रहना होगा। और साथ साथ पेपर को जरूर एनालिसिस करो। पेपर एनालाइज जरूर करो, प्रीवियस ईयर को दिमाग में रखो कि एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी वो। कैसा पेपर आया, कैसा पेपर आ रहा है। अगर तुम आज सीजीएल का पेपर देने जा रहे हो तो इसी साल में सीएचएसएल के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए उनको बिना देखे तो जाओ ही मत। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर के अच्छे से प्रीवियस ईयर को प्रायोरिटी पे रखो। जो सर लोग सीट्स दे रहे हैं, सीट्स को प्रॉपरली सॉल्व करो, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो किशन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सर बस तो आशीर्वाद लेने आया था सर, कितने साल हो गए थे। तो मैं थोड़ा सा इस बीच में बात करता हूँ। किशन से मेरी जब किशन पढ़ा उसके बाद मेरे ख्याल से 4 साल में आज बात हुई होगी। हाँ सर, हाँ। और ये मुखर्जी नगर आया तो उसने पहला काम मेरे को आते के साथ फोन किया कि सर मैं ऐसे ऐसे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लग गया, और मैं दिल्ली आया तो मेरा मन किया कि मैं आपसे मिलके जाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि जब बच्चा आया हुआ है क्यों ना इसका 10-15 मिनट का एक इंटरव्यू ले लूं। तो बहुत अच्छा लगा। और सभी बच्चे जरूर अपना कमेंट करिएगा, अपनी ड्रीम पोस्ट आपकी क्या है, आप किसकी तैयारी कर रहे हो और क्या आप बनना चाहते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी हमारी तरफ से मदद होगी अपनी तरफ से 100% मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।